हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो बेटा, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वी आर डन विद सॉल्यूशंस क्लास 12th चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज सॉल्यूशंस पार्ट 1, सॉल्यूशंस पार्ट 2 and solutions part 3 we are done with. If you haven't watched that videos, go and watch that so that you can understand this video, right? So today we will continue solutions fourth part, solutions fourth part. So before starting the lecture, let me introduce myself. My name is Karan and I have done my MSc chemistry from IIT Delhi, and I have qualified tons of exams in chemistry, that is IIT JAM, CSIR, JRF, GATE, TIFR with the top ranks. तो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, प्रेप लाइव के बारे में जान ले बेटा। क्या प्रेप लाइव एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो स्टूडेंट्स को नीट, जेई, आईआईटी मेंस, एडवांस और एम्स जैसे हार्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करवाते हैं हम आप लोग, और फ्री ऑफ कॉस्ट डेली हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश एंड मेंटल एबिलिटी के लेक्चर्स प्रोवाइड करवाते हैं, राइट। तो जुड़ जाइए, क्लिक द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन, राइट। So these are the links. You can join us on YouTube, Telegram, Facebook and our website PrepLive India, preplive.india. So better, let's start colligative properties. Let's start colligative properties. लास्ट क्लास में अपन ने आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात कर ली थी, है ना। आइडियल सॉल्यूशन कौन से थे? जो राउल्ट लॉ को फॉलो कर रहे थे, यानी जो आपका प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वही क्या होगा, आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट का होगा, बराबर आएगा। लेकिन आपको मैंने नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या बताया था बेटा, प्रेशर बराबर नहीं आएगा, प्रेशर विल नॉट कम आउट टू बी इक्वल टू आइडियल सिचुएशन, यानी प्रेशर या तो ज्यादा आएगा तो वो पॉजिटिव डेविएशन कहलाएगा, प्रेशर या तो कम आएगा। अब देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करेगी, जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करेगी, विच डिपेंड ओनली ऑन द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करेगी, बट आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ पार्टिकल। नेचर ऑफ पार्टिकल पे यानी उसके शेप, साइज, उसके चार्ज पर कोई डिपेंडेंस नहीं होगा, राइट। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा, जो कि पार्टिकल के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेंगी। दोज प्रॉपर्टीज which depends upon the number of particles but independent upon the nature of particle, right। देखो चले आगे, अब देखते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन से टाइप की होती है, राइट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन से टाइप की होती है। अपने पास 4 टाइप्स की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रहती है ना। सबसे पहला क्या है भाई, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको अपन RLVP भी बोलते हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज व्हाट, डेल्टा P अपॉन P। इसको डिस्कस करेंगे एक एक करके, है ना। सेकंड क्या है भाई, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज डेल्टा TB। elevation in boiling point, that is delta TB. And third is depression in freezing point. Depression in freezing point is denoted by delta TF. And osmotic pressure is denoted by pi. So we have 4 types of colligative properties. Number 1 is RLVP, that is relative lowering of vapor pressure. Second one is elevation in boiling point. Third one is depression in freezing point, and fourth one is osmotic pressure. So we will deal with them one by one, right। So let's start relative lowering in vapor pressure. तो relative lowering in vapor pressure क्या होता है बेटा, मैंने आपको वेपर प्रेशर पढ़ाया था। वेपर प्रेशर क्या था, वेपर प्रेशर इज द प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या था भाई, बोलो। वेपर प्रेशर इज द प्रेशर exerted by on the surface of liquid, यानी जब आपका लिक्विड और वेपर्स इक्विलिब्रियम होंगे, when your liquid and vapors are in equilibrium, then the pressure exerted by your vapors on the liquid surface is called as vapor pressure, right।
तो देखो ध्यान से, ये आपके पास एक प्योर सॉल्वेंट है, राइट, ये आपके पास एक प्योर सॉल्वेंट है। तो अगर आप इसको बॉईल करोगे है ना, तो जो वेपर प्रेशर आएगा भाई वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से आएगा। लेट्स कॉल इट एज पी नॉट ए। और अगर आप इसके अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल रहे हो, क्या डाल रहे हो भाई, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो यानी क्या होगा बेटा, अगर आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल रहे हो तो जो वेपर प्रेशर होगा आपके नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की वजह से वो जीरो होगा। मैं ये बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। यानी वो वेपर प्रेशर में, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, राइट। तो अब देखो, अगर मैंने ये देखो व्हाइट व्हाइट पार्टिकल्स सॉल्वेंट वाले थे, ब्लैक ब्लैक वाले कौन से थे भाई, सोल्यूट वाले, राइट। तो जैसे ही अपन ने क्या किया, यू हैव एडेड सोल्यूट इन द वोलेटाइल सॉल्वेंट, है ना। तो क्या हुआ, अगर मैं ऊपर के पार्टिकल की बात करूं, देखो ऊपर के पार्टिकल में मिक्सचर नहीं बन गया, पहले तो खाली क्या थे भाई, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल थे, है ना। आपने इसके अंदर एक सॉल्यूट भी डाल दिया, अब सॉल्यूट भी आ गया और सॉल्वेंट भी आ गया, तो क्या हुआ, सरफेस पे नंबर ऑफ सॉल्वेंट घट गए, सरफेस पे नंबर ऑफ सॉल्वेंट घट गए, राइट। ऑन द सरफेस नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स डिक्रीजेस। तो भाई जो पीएस होगा, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा, अगर मैं पीए ले लूं उसको, वो भी क्या होगा मेरे पी नॉट ए से कम होगा, ऑब्वियसली कम होना भी चाहिए। तो इसी को बोलते हैं क्या, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दिस इज नॉट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, बट दिस इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा पी इक्वल्स टू, मेरा वेपर प्रेशर क्या हो गया भाई, घट गया, तो पी नॉट ए माइनस पी ए, घट गया, बिल्कुल घट गया। तो अब देखो, राउल्स लॉ ने आपको क्या बताया था, राउल्स लॉ ने क्या बताया था भाई, पी पी इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। एक्स ए क्या है भाई, मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन है, राइट। तो अब देखो, अगर मैं इसको ऐसे कर लूं, डेल्टा पी इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू 1 माइनस एक्स ए, 1 माइनस एक्स ए, 1 माइनस एक्स ए। मैंने सोल्यूट को क्या माना भाई, एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। और एक्स ए क्या है, एक्स ए क्या है भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर सब्सटेंस या सॉल्वेंट, राइट, ओके। तो आपको पता है सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ द सब्सटेंसेस विल कम आउट टू बी 1, will come out to be 1. So what is 1 minus xa is nothing but xb, that is mole fraction of solute, that is mole fraction of solute, right। तो यहाँ पुट कर दो, डेल्टा p इक्वल्स टू p नॉट a इंटू xb, है ना। xb क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। व्हाट इज xb, xb इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो क्या होगा यहाँ से, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर क्या आएगा, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर क्या आएगा, इस तरीके से। अब ध्यान से देखो, इसको रिलेटिव लोडिंग क्यों बोला, डेल्टा पी क्या था, डेल्टा पी इज व्हाट, इट इज लोडिंग इन वेपर प्रेशर, इट इज लोडिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोडिंग का मतलब क्या है कि अपन ने किसी चीज से डिवाइड किया है। तो देखो, यानी अपन ने क्या किया, अपने पास क्या आ गया, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर पी नॉट ए इक्वल्स टू एक्स पी इक्वल्स टू, ये क्या है भाई, आर एल वी पी, ये क्या है, आर एल वी पी, दैट इज, ये है आर एल वी पी, दैट इज रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। यानी जैसे ही आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला तो आपका वेपर प्रेशर घट जाएगा, वेपर प्रेशर घट जाएगा। अब मैंने क्या बोला था, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर इज योर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो प्रूव दैट हाउ इट्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखो, अगर मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ाऊंगा, इफ आई एम इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट, तो देखो ये वाली टर्म भी क्या होगी, अगर आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ाओगे xb के, तो RLVP भी क्या होगा, RLVP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू xb, राइट। RLVP क्या है भाई, xb के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ाओगे तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा भाई, जस्ट ऐसे। RLVP देखो क्या आया था,
पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए किसके बराबर था, एक्स बी के, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था बेटा, मैं ये बता रहा था कि अगर आप सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ाओगे, इफ यू विल इंक्रीज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट, तो क्या होगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है, डन। तो इसीलिए मैं क्या बोल रहा था कि RLVP इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। RLVP क्या है, पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए इक्वल्स टू, अब देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को कैसे लिख सकते हैं भाई अपन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, चलो अब मैं इसको RLVP लिख रहा हूँ, RLVP इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को कैसे लिख सकते हैं, गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो गिवन मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, अगर मैं इसको W से डिनोट करूं, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला बन गया आपके पास, ये एक फॉर्मूला बन गया, डन। अब आपको एक चीज माइंड में रखनी है, क्या, अगर मान लो डाइल्यूट सॉल्यूशन दिया है आपको, क्या दिया भाई, डाइल्यूट सॉल्यूशन दिया है। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि सॉल्वेंट ज्यादा है, सॉल्वेंट की संख्या काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू योर सोल्यूट, या मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज वेरी सॉल्वेंट इज वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, राइट। तो क्या होगा, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा है तो क्या मैं इसको नेग्लेक्ट कर सकता हूं, क्या, देखो किस चीज को नेग्लेक्ट कर रहा हूं मैं, नंबर ऑफ सोल्यूट, तो सॉल्वेंट ज्यादा है तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो आप इसको सिंपलीफाई कर रहे हो, RLVP क्या आ जाएगा अभी, RLVP will come out to be given mass of solute divided by given mass of solvent into mass of solvent divided by mass of solute divided by mass of solvent given mass। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला कब लगाइएगा आप, ये वाला फॉर्मूला तब लगाना है जब सॉल्यूशन क्या हो, सॉल्यूशन क्या हो भाई, सॉल्यूशन डाइल्यूट हो, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए लगेगा ये वाला फॉर्मूला। डन, डन विद द RLVP, यानी आप सोल्यूट के जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल डालते जाओगे, मोल फ्रैक्शन बढ़ाते जाओगे, तो उसका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो RLVP क्या है, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, राइट। तो ट्राई दिस क्वेश्चन, दिस वाज आस्क्ड इन JEE 2015 for 1 marks. This is based upon the RLVP what I have taught. देखो ध्यान से क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि एसीटोन है आपके पास, राइट, वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन है 20 डिग्री पे 185 टॉर, है ना, और कह रहा है कि आपने 1.2 ग्राम नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस डाल दिया, है ना। तो देखो सबसे पहले डाटा देखो क्या दिया हुआ है आपको, व्हाट यू हैव गिवन, आपके पास सॉल्वेंट यानी आपका जो एसीटोन है उसका वेपर प्रेशर दिया हुआ है प्योर का 185 टॉर, यू आर गिवन 185 टॉर। आपने 1.2 ग्राम सोल्यूट डाल दिया, आपने 1.2 ग्राम एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया, दैट इज 1.2 ग्राम। और आपका जो सॉल्वेंट था, आपका जो सॉल्वेंट था वो क्या था भाई, एसीटोन था, एसीटोन था, तो मास ऑफ एसीटोन यू आर गिवन विद 100 ग्राम, यू आर गिवन विद 100 ग्राम। तो आपको मोलर मास बताना है, क्या बताना है भाई, मोलर मास, डन। और बोल रहा है कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने पर सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो 183 टॉर, क्या है भाई 183 टॉर। तो पक्का ये RLVP का सवाल है, कैसे पता लगा, देखो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला तो वेपर प्रेशर घट गया, ठीक है, और आप फॉर्मूला लगा के देखो वही यूज होगा, P0A माइनस P अपॉन P0A इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, है ना। तो प्योर का कितना है 185 टॉर, 185 टॉर, और सिंगल का कितना है, अगर मैंने उसके अंदर क्या डाल दिया, सोल्यूट डाल दिया तो घट गया, वेपर प्रेशर तो घटना ही था, मैंने आपको बोला था, और 185 टॉर आ जाएगा नीचे। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कितना है, दैट इज गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है भाई एसीटोन, है ना, एसीटोन क्या होता है
C3H6O, C3H6O, तो मोलर मास ऑफ एसीटोन क्या आ जाएगा 36 + 6 + 16, इट विल कम आउट टू बी 58, इट विल कम आउट टू बी, एसीटोन यही होता है ना भाई, C3H6O, C3H6O सॉरी, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32, तो क्या आ जाएगा ये 70, 74, इट विल कम आउट टू बी 74 ग्राम पर मोल, तो क्या हो जाएगा ऊपर सॉल्वेंट का आ जाएगा डिवाइड बाय 74 ग्राम पर मोल, है ना। तो सॉल्व कीजिए इसको, यू विल गेट द आंसर, मोलर मास निकालिए, यू विल गेट राइट, यू विल गेट 64, ओके। सॉल्व कीजिए इसको। तो चलिए बात कर लेते हैं क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सेकंड की, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सेकंड की। तो सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझने के लिए सबसे पहले आपको बॉइलिंग पॉइंट के बारे में समझना पड़ेगा कि व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो बॉइलिंग की पॉइंट क्या होता है बेटा, टेम्परेचर एट विच the vapor pressure, temperature at which the vapor pressure of solution become equal to the external atmospheric pressure, external atmospheric pressure। तो बेटा वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या होगा, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का वो होगा कि जिस टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, इट विल बी कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट, इट विल बी कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। और आपको पता है एक्सटर्नल बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है भाई, अगर मैं वाटर की बात करूं 100 डिग्री सेल्सियस होता है बॉइलिंग पॉइंट, और वो 100 डिग्री सेल्सियस कौन से प्रेशर पे उसका वेपर प्रेशर बराबर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, या फिर मैं ये कह लूं 1 एटमॉस्फेयर बराबर 760 mm of Hg, राइट। तो यानी इस प्रेशर पे आपको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या लाना पड़ेगा, वाटर के सॉल्यूशन का 1 एटमॉस्फेयर, तभी वाटर जाके बॉयल होगा, राइट, तभी वाटर जाके बॉयल होगा। अब ये क्या है, व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आपने क्या किया, यू हैव ए सॉल्वेंट, आपके पास एक सॉल्वेंट था, यू हैव ए सॉल्वेंट, व्हाट यू डिड, आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, आपने इसके अंदर क्या डाल दिया भाई, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया है ना, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यू हैव एडेड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर। तो क्या होगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने के बाद क्या होगा कि अब ध्यान से देखो इस चीज को, जो इसका वेपर प्रेशर था मैं अभी बता चुका हूं आपको कि इसका जो वेपर प्रेशर था P0 है, PA से काफी ज्यादा होगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या आ गया, सरफेस पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम हो गए सॉल्वेंट के, तो एस्केपिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी, सॉल्वेंट की घट जाएगी, तो वेपर प्रेशर भी घटेगा। तो अगर वेपर प्रेशर घटेगा, ध्यान से देखो, अगर वेपर प्रेशर घटेगा तो आपको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं TB और TB नॉट की, TB नॉट क्या है भाई, TB नॉट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सब्सटेंस या सॉल्वेंट, प्योर सब्सटेंस या सॉल्वेंट। TB क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ध्यान से देखो, अगर आपने क्या किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो वेपर प्रेशर घट गया, वेपर प्रेशर तो घट गया, वेपर प्रेशर अगर घट गया तो एक्सटर्नल के बराबर वो कैसे हो पाएगा, जब आपको उसका बॉइलिंग पॉइंट बनाना पड़ेगा, यू हैव टू इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो अगर मैं TB नॉट और TB की बात करूं तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने के बाद बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो इसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं भाई, डेल्टा टीबी मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो आप इस डायग्राम से भी देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है काफी ये, क्या कि आप जैसे जैसे टेम्परेचर, मैंने आपको बताया था वेपर प्रेशर किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सब्सटेंस, और दूसरा आपका टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है ना। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा तो क्या होगा भाई, वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा,
राइट। तो देखो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ जिस टेम्परेचर पे आपका जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, तो वो क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। तो टीबी नॉट इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। और टीबी क्या होगा भाई, आपने कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया, यू हैव एडेड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल सरफेस पे कम हो गए, नंबर ऑफ पार्टिकल सरफेस पे कम हो गए तो वेपर कम बनेंगे, तो आपको ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी उतने वेपर बनाने में, है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट को आपको बढ़ाना बढ़ जाएगा ऑब्वियसली नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते ही। अब आपको मैंने बताया था कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, राइट। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे आप बता पाओगे, है ना। तो देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे आप बता पाओगे, हाउ विल यू टेल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कैसे बताओगे। देखो कैसे बताओगे, जो आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, ध्यान दो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। और जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है भाई, आएगा, तो उसको बोलेंगे क्या, Kb is मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इसको अपन बोलते हैं एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, राइट। अगर मैं Kb की बात करूं बेटा, तो Kb सिर्फ और सिर्फ डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, but it is independent upon the concentration of solution, independent upon the concentration of solution, concentration of solution पे कभी भी डिपेंड नहीं करता, ठीक है। चलो अब मुझे यूनिट बता दो Kb की, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ Kb। Kb की यूनिट देखो कैसे पता लगाओगे, Kb इज डेल्टा टीबी अपॉन एम। तो चेंज इन टेम्परेचर की यूनिट डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन डिवाइड बाय मोलल, तो डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन पर मोल। अगर Kb को डिफाइन करना चाहो भाई तो कैसे डिफाइन करोगे, इट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इट इज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, it is the elevation of boiling point of a one molar solution, यानी Kb क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ही है, अगर प्रोवाइडेड इफ यू द मोलैलिटी ऑफ योर सॉल्यूशन विल बी 1 मोलर, राइट। और मोलैलिटी का फॉर्मूला, मोलैलिटी में आपको पढ़ा चुका हूं, क्या है भाई, number of moles of solute divided by mass of solvent in kg, ठीक है, divided by mass of solvent in kg। तो आपको ये प्रूव होता है क्या कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ सोल्यूट के पार्टिकल बढ़ाते जाओगे, लाइक इफ यू हैव स्टार्टेड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वैसे वैसे क्या होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो मैंने आपको शुरू में बताया था क्या कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में RLVP भी डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल पे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे आप नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये था Kb था आपका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, क्या था भाई, कांस्टेंट इन केस ऑफ, अभी हमने ये वाला फॉर्मूला देखा था ना, उसमें आ रहा था कांस्टेंट Kb क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, m इज द मोलैलिटी। अब सवाल ये आता है कि Kb जनरली वैसे पूछता नहीं है, बट क्या है कि Kb आपको कभी मान लो निकालने को दे दे, तो हाउ विल यू डू इट। तो देखो आपको दिया हुआ नीचे फॉर्मूला होता है इसका एक, मैंने आपको बताया था Kb डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, राइट। तो दिस इज द फॉर्मूला, क्या है भाई, Kb इक्वल्स टू mRTB² डिवाइड बाय 1000 into delta H वेपराइजेशन, 1000 into delta H वेपराइजेशन। m क्या है यहाँ पे देखो, m मोलर मास है सॉल्वेंट का, r क्या है भाई, अपना गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको पता है 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल या फिर 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल या फिर
0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, पर केल्विन पर मोल। और टीबी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। और एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या है कि आपके सॉल्वेंट को वेपर्स में चेंज करने पे कितनी एनर्जी वो लग रही है, उसको क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। अब मान लो मैं ऐसे करूं, m को नीचे ले गया, तो क्या बनेगा ये फॉर्मूला? डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइड बाय मोलर मास। ये डेल्टा एच वेपराइजेशन बाय मोलर मास है, डेल्टा एच वेपराइजेशन बाय मोलर मास है आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या है ये? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सो दैट by using this formula you can get your molar elevation constant और एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, राइट? यूनिट क्या थी? डिग्री सी पर मोलर या फिर केल्विन पर मोलर, केल्विन पर मोलर, राइट? तो इसको ट्राई कीजिए, राइट? आई हैव टोल्ड यू। अगर मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन अपन डबल कर दें, मान लो क्या कह रहा है? अगर कोई एक मोलर सॉल्यूशन था, उसकी मोलैलिटी मैंने 2 मोलर कर दी, तो क्या केबी को पे फर्क पड़ेगा? अरे अभी तो बताया क्या, केबी इज इंडिपेंडेंट अपॉन द नेचर ऑफ, केबी इज इंडिपेंडेंट अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे केबी का कोई डिपेंडेंस नहीं है। केबी को सिर्फ किससे फर्क पड़ता है? सॉल्वेंट से। सॉल्वेंट के चेंज होने से केबी चेंज होगा, ठीक है? तो केबी का कोई इफेक्ट, केबी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा मोलैलिटी चेंज होने पर, राइट? ठीक है, तो चलिए इसको कीजिए। दिस वाज आस्क्ड इन जेईई मेंस 2019 शिफ्ट 2, राइट? देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पहचान पा रहे हो? कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है? ऑब्वियसली देखो डेल्टा टीबी दिया, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का सवाल है। तो क्या बोल रहा है? कह रहा है कि 1 ग्राम नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट था, उसको अपन ने 2 अलग अलग सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिया, है ना? 100 ग्राम 2 अलग अलग सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिया है, 100 ग्राम ही, है ना? और आपको मोलर एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट का रेशियो दे रखा है दोनों का, है ना? तो देखो कर लो ऐसे, डेल्टा टीबी ऑफ ए डिवाइड बाय डेल्टा टीबी ऑफ बी। तो डेल्टा टीबी ऑफ ए क्या होगा भाई? केबी ऑफ ए डिवाइड बाय केबी ऑफ बी। मोलैलिटी देखो, ध्यान से देखो, मोलैलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय तो 1 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास और डिवाइड बाय 100 ग्राम, और उसका भी क्या होगा? 1 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास और डिवाइड बाय 100 ग्राम, है ना? इनटू 1000 करना, 1000 कर लो। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है? जो मोलैलिटी है, मोलैलिटी में तो सॉल्वेंट का क्या आता है भाई? मोलर सॉल्वेंट का मास आता है, मोलर मास तो आता नहीं है। तो देखो ये तो पूरा कट जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, है ना? बचेगा क्या? डेल्टा टीबी ऑफ ए डिवाइड बाय बी क्या हो जाएगा भाई? केबी ऑफ ए डिवाइड बाय केबी ऑफ बी, केबी ऑफ ए डिवाइड बाय केबी ऑफ बी। तो आंसर क्या आ जाएगा? केबी ऑफ ए अपॉन केबी ऑफ बी आपको दे रखा है, केबी ऑफ ए डिवाइड बाय केबी ऑफ बी आपको दे रखा है, क्या दे रखा है? 1:5। इट इज गिवन दैट इट इज 1:5। तो डेल्टा टीबी ऑफ ए डिवाइड बाय डेल्टा टीबी ऑफ बी क्या आ जाएगा भाई? 1:5। तो सी विल बी द आंसर। देखने में बड़ा लग रहा था, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, ठीक है? तो नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? फ्रीजिंग पॉइंट होता है टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड बिकम इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। इट्स कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, या मेल्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं। जैसे अगर मैं वाटर की बात करूं, है ना, वाटर, अगर आइस की बात करूं, वाटर सॉलिड क्या है? आइस। अगर आइस मेल्ट हो रही है और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है और वो इक्विलिब्रियम में है ना, इक्विलिब्रियम में है,
तो क्या होगा, जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर सॉलिड का होगा वो वेपर प्रेशर लिक्विड के बराबर हो जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स। तो ये वाला टेम्परेचर क्या कराएगा बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट। आप ये बोल सकते हो कि आइस फ्रीज हो रही है, या फिर मेल्टिंग पॉइंट, या फिर मेल्टिंग पॉइंट, या फिर मेल्टिंग पॉइंट, है ना। अब ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे अपन। देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, यानी इसमें क्या करते हैं अपन, एक सॉल्वेंट लेते हैं, व्हाट यू डू, एक सॉल्वेंट लिया, उसमें एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया, राइट, सॉल्यूशन बन गया, मतलब तैयार हो गया सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन क्या हुआ, जैसे ही आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला, तो देखा क्या गया कि सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, वो क्या हो गया, घट गया। वो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, घट गया, है ना। अब देखो ध्यान से, डायग्राम में भी आपको पता चल रहा है। अगर मैं लिक्विड की बात करूं, यहां पर देखो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे मेरा जो आपका फ्रोजन सॉल्वेंट है और फ्रोजन लिक्विड सॉल्वेंट है, उसका जो वेपर प्रेशर है दोनों का बराबर है, तो ये क्या कहलाएगा भाई, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, TF0, है ना। और जैसे ही आपने कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला, तो देखा क्या गया कि ये क्या हो गया, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो घट गया। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, जिस पॉइंट पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और सॉलिड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी इस पॉइंट पे दोनों का वेपर प्रेशर बराबर है। तो देखा क्या गया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने पे आपका फ्रीजिंग पॉइंट का क्या हुआ, डिप्रेशन हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन हुआ। अब क्यों हुआ, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझो। जैसे मान लो आपके पास कोई सॉल्वेंट था, है ना, प्योर था, बढ़िया पड़ा था, अपना इक्विलिब्रियम में था लिक्विड के साथ, जैसे ही आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया, है ना, तो यानी उसके क्रिस्टल्स में क्या हुआ, उसके क्रिस्टल्स में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जाके बैठ गया। तो अगर आपको अब उस लिक्विड को दोबारा से फ्रीज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप उसको टेम्परेचर लो करोगे। अब वो उस जिस पॉइंट पे पहले फ्रीज हो रहा था, वो उस पॉइंट पे फ्रीज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि क्रिस्टल में पैकिंग पहले बढ़िया थी। अब आपने प्रॉब्लम कर दी, तो आपको और पीछे ले जाना पड़ेगा उसको फ्रीज करने के लिए, ठीक है। तो यानी जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा भाई, कितना आपने सोल्यूट डाला है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, और डेल्टा टीएफ क्या आएगा भाई, केएफ इंटू एम। केएफ क्या है, मोलल, केएफ क्या है भाई, केएफ इज कॉल्ड एज मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। केएफ क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ये फिर से वही किस पे डिपेंड करेगा भाई, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। इसका कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, केएफ की यूनिट बता दो मेरे को, डिग्री सेल्सियस या केल्विन पर मोलर, डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन पर मोलर। तो ये डायग्राम आपको बता रहा है ना कि अपन ने कोई सॉल्यूट ऐड करा तो क्या हुआ, अपने को टेम्परेचर और पीछे लेके जाना पड़ेगा, है ना। तो मैं ये लिख सकता हूँ, TF0 इज ग्रेटर देन TF, तो डेल्टा TF क्या आ जाएगा भाई, TF0 माइनस TM। ये वाली टर्म तो पॉजिटिव रहेगी ना, क्योंकि KF भी पॉजिटिव है, मोलैलिटी भी पॉजिटिव है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, राइट। तो देखिए, जैसे अपन ने वहां पे मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट निकाला था, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट निकाला था, वैसे यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, दैट इज KF। तो KF को अपन क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं ना, KF को क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। सिमिलरली इसका फॉर्मूला भी वही है, mRTF² डिवाइड बाय 1000 इनटू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। वहां पर क्या लिया था, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, यहाँ पे क्या लेंगे, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो अगर आप एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा भाई, वो बन जाएगा आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एम क्या था, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट,
मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, टीएफ क्या था, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, राइट। तो अपन यहाँ से केएफ निकाल लेंगे, ठीक है। तो केएफ का कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। चलो इसको ट्राई करो, राइट। तो देखो कैसे कीजिएगा इसको। बोल रहे हैं कि आपका एक सॉल्यूशन था इथाइलिन ग्लाइकोल का। अब पहले आपको इथाइलिन ग्लाइकोल पता होना चाहिए, अगर इथाइलिन ग्लाइकोल नहीं पता होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। दिस इज इथाइलिन ग्लाइकोल डूइंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। तो क्या हो गया है, C2H6O2, C2H6O2। तो बोल रहा है कि सॉल्यूशन था 62 ग्राम का, सॉल्यूशन था 62 ग्राम का, उसमें आपने 250 ग्राम वाटर डाल दिया, इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, है ना। तो यानी क्या हुआ, तो आपको बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ वाटर सेपरेटेड एज आइस, अमाउंट ऑफ वाटर सेपरेटेड एज आइस। तो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है, सेपरेटेड एज आइस। तो अगर मैं बात करूं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की, वो क्या था, KF इंटू एम, राइट, KF इंटू एम। अब जो डिप्रेस हुआ फ्रीजिंग पॉइंट, वो कितने से डिप्रेस हुआ भाई, 10 डिग्री से, 10 डिग्री से डिप्रेस हुआ। और आपको दे रखा है कि किसकी वैल्यू, KF की वैल्यू दे रखी है 1.86 केल्विन kg पर मोल, केल्विन kg पर मोल, राइट। तो देखो अगर मैं बात करूं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की, तो उसका जो वैल्यू है वो 10 डिग्री सेल्सियस या फिर 10 केल्विन भी ले सकते हो, क्योंकि जो चेंज होता है हमेशा, अगर मैं चेंज की बात करूं 0 डिग्री से 10 डिग्री जा रहा हूं या फिर 273 केल्विन से 283 केल्विन जा रहा हूं, तो चेंज तो 10 का ही है, चाहे आप 10 डिग्री ले लो या फिर 10 केल्विन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो अब देखो, अगर आपने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या था 10 केल्विन, KF की वैल्यू 1.86 केल्विन kg पर मोल, और मोलैलिटी, मोलैलिटी आपको निकालनी है ना। तो 10 इंटू 1.86, 1.86 इंटू मोलैलिटी क्या होगी भाई, गिवन मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, गिवन मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000 अगर ग्राम में आएगा तो डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ योर इथाइलिन ग्लाइकोल, है ना। कितना आएगा, देखो कितना आएगा, इस फॉर्मूले में पुट करके देखो, C2H6O2 का मोलर मास कितना आएगा, 62 ग्राम पर मोल। तो ये कैंसिल हो जाएगा 62 से 62, तो यहाँ से आपको मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट मिल जाएगा, मोलर मास आपको गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा भाई 186 ग्राम, क्या मिल जाएगा 186 ग्राम, है ना, 186 ग्राम। तो आप क्या कर सकते हो, आप आराम से क्या कर सकते हो, वाटर का निकाल सकते हो कि जो आपकी आइस है वो कितनी सेपरेट हुई, है ना, आइस आपकी कितनी सेपरेट हुई। तो देखो आपका सॉल्वेंट का 186 आ गया, है ना। सॉल्यूशन कितना था भाई मेरा, 250 ग्राम था, तो 250 ग्राम में से 186 ग्राम माइनस कर दो, है ना, 186 ग्राम माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा 64 ग्राम, 64 ग्राम विल बी द आंसर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, 3 अपन ने कर ली है, कौन कौन सी, डेल्टा, वी आर डन विद RLVP, we are done with depression in freezing point, or we are done with elevation in boiling point, we are done with elevation in boiling point। तो देखिए डिफ्यूजन की बात कर लें कि सबसे पहले देखो ऑस्मोसिस को समझने से पहले, ऑस्मोसिस को समझने से पहले आपको डिफ्यूजन के बारे में पता होना चाहिए, है ना। ऑस्मोसिस को समझने से पहले आपको डिफ्यूजन के बारे में पता होना चाहिए। डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि अगर कोई पार्टिकल्स, जैसे लेट से गैस है ना, किसी रूम में हाई कंसंट्रेटेड गैस है, और अगर वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो कर रही है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन, है ना। क्या बोलते हैं उसको अपन, डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूजन बोलते हैं। यानी अगर कोई गैस है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। किसके केस में, गैस के केस में, है ना। तो अब ऑस्मोसिस को समझते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले हमें ऑस्मोसिस का क्लियर होना चाहिए पॉइंट, कि ऑस्मोसिस क्या होता है। देखो ध्यान से,
ऑस्मोसिस को समझने से पहले आपको, ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले ऑस्मोसिस क्लियर होना चाहिए। देखो ध्यान से, मान लो अपने पास एक सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशंस हैं दो साइड में, C1 और C2। मान लो कंसंट्रेशन ऑफ वन ज़्यादा है, वन ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, और ये क्या है भाई, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या इसको SPM भी बोलते हैं, SPM। अब देखो SPM का मतलब क्या होता है भाई, देखो नाम से पता चलता है क्या, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन, सेमी का मतलब होता है हाफ, सेमी का मतलब हाफ, परमिएबल का मतलब परमिट करेगा, परमिएबल का मतलब क्या करेगा, परमिट करेगा। तो यानी ये सिर्फ सेमी परमिएबल जो मेम्ब्रेन है, ये सिर्फ कुछ ही पार्टिकल्स को अलाउ करेगा अपने अंदर से पास करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स हैं, बड़े पार्टिकल्स इसमें से जा नहीं सकते। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि इसके अंदर से सिर्फ सॉल्वेंट पास करेगा। क्या पास करेगा भाई, सॉल्वेंट पास करेगा, है ना। सोल्यूट पास, सोल्यूट विल नॉट पास, सोल्यूट विल नॉट पास थ्रू SPM, सोल्यूट विल नॉट पास थ्रू SPM, सोल्यूट पास नहीं करेगा SPM के द्वारा। ठीक है, चलो अब ऑस्मोसिस को समझते हैं। ऑस्मोसिस को समझते हैं क्या है। अगर मैं बात करूं वन और टू सॉल्यूशन की, वन और टू सॉल्यूशन की मैं अगर बात करूं, वन और टू सॉल्यूशन की, तो वन ज्यादा कंसंट्रेटेड है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किस में ज्यादा होंगे भाई, ऑब्वियसली वन वाले में होंगे, वन वाले में होंगे, है ना। और अगर मैं बात करूं सॉल्वेंट की, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल किस में ज्यादा होंगे, ऑब्वियसली टू में ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट किस में ज्यादा होंगे भाई, टू में ज्यादा होंगे, राइट, टू में ज्यादा होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो अब यहाँ पे क्या होगा, सॉल्यूट तो मूव करेगा नहीं, सॉल्यूट तो मूव करेगा नहीं, तो यानी ऑस्मोसिस क्या है बेटा, ऑस्मोसिस द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। देखो यहाँ पर सॉल्वेंट ज्यादा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा है यहाँ पे। अगर मैं सॉल्वेंट की बात करूं, सॉल्वेंट किसके पास ज्यादा है, टू के पास, तो मूव कहां से कहां करेगा, मूव कहां से कहां करेगा, टू से वन, यानी क्योंकि सॉल्वेंट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा हैं, तो इट इज द, अगर मैं ऑस्मोसिस को दिखाना चाहूं तो ऑस्मोसिस इज द net flow of solvent molecules, net flow of solvent molecules तो ऑस्मोसिस क्या होगा, ऑस्मोसिस क्या होगा, ऑस्मोसिस इज net flow of solvent molecules, net flow of solvent molecules from a solution of low concentration to high concentration, low concentration to high concentration। क्योंकि बेटा कंसंट्रेशन हम किसके टर्म्स में मेजर करते हैं, कंसंट्रेशन की अगर अपन बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सोल्यूट के टर्म्स में करते हैं, ठीक है। तो अगर कंसंट्रेशन सोल्यूट की लो है तो सॉल्वेंट ज्यादा है, अब SPM के थ्रू तो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट ही पास करेगा, है ना। तो SPM के थ्रू सॉल्वेंट पास करेगा, तो इट इज द नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, ठीक है। तो देखो ये आपको ऑस्मोसिस दिख रहा है ना, ऑस्मोसिस दिख रहा है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आ रहा है ना, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ज्यादा थे, अब इस SPM के थ्रू तो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पास करेगा, सोल्यूट तो करेगा नहीं, सोल्यूट करेगा नहीं, तो यहां से यहां फ्लो हो रहा है। अब देखो, अब एक टर्म आती है क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो ऑस्मोटिक प्रेशर है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोसिस तो है नहीं। तो बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है कि हम सॉल्यूशन साइड से कितना प्रेशर लगाएं, हम सॉल्यूशन साइड से कितना प्रेशर लगाएं कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो क्या हो, रुक जाए। देखो अपन ने प्रेशर लगाया तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो क्या हो गया, रुक गया। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हुआ, इट इज द एक्सिस। अब देखो कुछ प्रेशर तो लग रहा था पहले से ही, कुछ प्रेशर तो लग रहा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपने एक्सटर्नल भी लगाया, तो इट इज द एक्सेस प्रेशर, it is the excess pressure that must be applied
that must be applied from the side of solution, from the side of solution to stop the flow of solvent molecules, to stop the flow of solvent molecules. सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो क्या हो, रुक जाए दूसरी साइड से, उतना प्रेशर अपन लगाएं तो उसको क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब आपको इसमें एक बात ध्यान देनी है क्या, कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डिपेंड करेगा, उसको डिनोट करते हैं अपन पाई से, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। तो जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, उसको अपन क्या बोलेंगे, गैस कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, गैस कांस्टेंट। वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, है ना, या फिर 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, या फिर 0.083 बार लीटर पर केल्विन पर मोल, तो फार्मूला क्या आ गया ऑस्मोटिक प्रेशर का, पाई इक्वल्स टू CRT। यानी जितना ज्यादा कंसंट्रेशन आप बढ़ाओगे उतना ज्यादा आपको ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा, राइट। चलिए, और यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि C क्या है, मोलैरिटी। क्या है भाई, मोलैरिटी, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी आप मोल्स पर लीटर में इसको मेजर करोगे। तो आपको इसको देख के एक फॉर्म याद आ रहा है, एक चीज आइडियल गैस में आपने पढ़ी थी, PV equals to nRT, दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन, और अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम को नीचे ले जाऊं तो ये कंसंट्रेशन नहीं बन गया, तो इस तरीके का फॉर्मूला नहीं बन गया, उसमें भी तो ये बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशंस में यूज कर रहे हैं, ये अपन ने गैस के लिए यूज किया था, आइडियल गैस के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को कीजिए, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ट्राई इट। काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि अपने पास लेफ्ट साइड में एक सॉल्यूशन है, किसका, 0.1 मोलर कॉपर सल्फेट एक्वस है, दूसरा क्या है 0.01 मोलर अमोनिया, 0.1 मोलर अमोनिया। तो आपने लेफ्ट साइड में ये ले लिया कॉपर सल्फेट, राइट साइड में अमोनिया ले लिया, तो बीच में लगाया आपने SPM। क्या लगाया, SPM, दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब आपको पता है तो सॉल्वेंट को अलाउ करता है, तो सिर्फ किसको अलाउ करता है भाई, सॉल्वेंट को अलाउ करता है ना। तो अब आप मेरे को एक चीज बताओ, अगर ये बोल रहा है कि कॉपर टेट्रामोनियम 2, कॉपर टेट्रामोनिया 2, तो यानी क्या होगा, टेट्रामीन 2, यानी आपको बताना है कि सॉल्यूशन डीप ब्लू कलर का ऑक्टेन होगा, राइट। तो अब ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं CuSO4 की, तो CuSO4 भी क्या है, सॉल्यूट, और अगर एक्वस सॉल्यूशन में बना लिखा हुआ है उसमें, तो सॉल्वेंट क्या है, वाटर, और अगर मैं बात करूं अमोनिया की, अमोनिया भी क्या है, सॉल्यूट, राइट साइड वाला, और उसके अंदर वाटर क्या है, सॉल्वेंट। तो अगर मैं इन दोनों को मिक्स करता हूं, कॉपर सल्फेट और अमोनिया, तभी तो मेरे को जनरेट होगा CuNH342 पॉजिटिव, अदरवाइज तो बनेगा नहीं। और आप मेरे को एक चीज बता दो, क्या SPM इसको दोनों साइड वाले सॉल्यूट को जाने देगा क्या, बिल्कुल नहीं जाने देगा। सॉल्यूट तो पास होता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट होता है, तो फिर ये आपका क्या हो जाएगा, कलर नहीं होगा, ठीक है। नाइदर साइड योर कलर विल ऑब्टेन, ठीक है।
ऑक्टेन। डन। चलो अब रिवर्स ऑस्मोसिस देख लेते हैं ना कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस? तो नाम से पता चल रहा है कि ऑस्मोसिस का उल्टा, ऑस्मोसिस का उल्टा, नाम से पता चल रहा है ऑस्मोसिस का उल्टा। देखो क्या होगा, ऑस्मोसिस क्या था, हाई लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन मूव कराएंगे अपन। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था, एक ऐसा प्रेशर पाई क्या था जो कि स्टॉप कर देगा फ्लो, जो कि स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, है ना, स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। ये ऑस्मोसिस हो रहा था तो पाई लगाएंगे अपन, ये स्टॉप हो जाएगा, ये स्टॉप हो जाएगा। अब रिवर्स ऑस्मोसिस इज आरओ दैट यू यूज इन योर होम्स, आरओ फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। तो ये क्या होगा बेटा, ये क्या होगा कि अगर प्रेशर बहुत ज्यादा लगाया जाए ऑस्मोटिक प्रेशर से, आप एक ऐसा प्रेशर लगाइए ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा। ऑस्मोटिक प्रेशर पर तो सॉल्यूशन सॉल्वेंट का फ्लो रुक गया, तो अगर आप ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा लगाएंगे तो क्या होगा, वो फ्लो क्या होगा, फ्लो करने फ्लो आपका जो था यहाँ पर जो आपका सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट मूव करने लग जाएगा यहाँ से, यानी आपने ऑस्मोसिस की डायरेक्शन ही चेंज कर दी। व्हाट यू हैव डन, आपने रिवर्स ऑस्मोसिस कर दिया। जो ऑस्मोसिस हो रहा था उसको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, है ना, रिवर्स कर दिया। तो इसको क्या बोलेंगे, आरओ या फिर रिवर्स ऑस्मोसिस। तो इसका अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल इसका है डिसैलिनेशन ऑफ वाटर, डिसैलिनेशन ऑफ वाटर। तो देखो ध्यान से इसका एग्जांपल को देखो ध्यान से क्या है। आपने क्या लिया, एक एसपीएम लिया, बीच में एक एसपीएम लिया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लिया, यहाँ पे आपका के पास वाटर है, प्योर वाटर, या आप इसको फ्रेश वाटर भी बोल सकते हो ना, प्योर वाटर है। और यहाँ पे आपके पास सॉल्ट वाटर है, क्या है भाई, सॉल्ट वाटर, यू हैव सॉल्ट वाटर, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया, प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया, तो क्या होगा, अभी तक तो ऑस्मोसिस यहाँ पे हो रहा था, ऑस्मोसिस हो रहा था इधर से इधर, मतलब प्योर वाटर से सॉल्वेंट की तरफ होगा, प्योर वाटर से सॉल्यूशन की तरफ होगा। लेकिन अगर आपने प्रेशर ज्यादा लगा दिया ऑस्मोटिक प्रेशर से तो क्या होगा, अब जो मेरे सॉल्ट वाटर के पानी के मॉलिक्यूल्स थे, सॉल्ट वाटर के अंदर से क्या होगा, सॉल्ट वाटर के अंदर से वाटर क्या होगा, वो निकलने लगेगा, एलिमिनेट होने लगेगा, है ना, किसकी तरफ जाएगा, प्योर वाटर की तरफ, प्योर वाटर की तरफ जाएगा। अगर वो प्योर वाटर की तरफ जाएगा तो आपने क्या कर लिया, वाटर का प्योरिफिकेशन कर लिया, वाटर का प्योरिफिकेशन कर लिया। तो ये क्या है, डीसैलिनेशन ऑफ वाटर इज व्हाट, desalination of water is the example of reverse osmosis. That means you have reversed the direction of osmosis, right? तो बेटा टिल देन बाय बाय, अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपनी हो चुकी हैं, कौन कौन सी भाई, RLVP, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, इनके फॉर्मूलाज देख लिए, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे कि वेंट हॉफ फैक्टर क्या होता है, वेंट हॉफ फैक्टर अभी इसका भी बचा है क्या, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन से होते हैं, हम बात करेंगे क्या, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन से होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, ठीक है, इनकी बात करेंगे। तो ओके बेटा, बाय बाय। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में उसे लिखें, हम जल्दी ही उसका रिप्लाई देंगे।